नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगी नई सरकार। निर्वाचन आयोग ने शुरू की विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया। 2014 में हुआ था पिछला विधानसभा चुनाव। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी। अमित शाह के आवास पर हुई भाजपा नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक में की लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा। कांग्रेस कार्य समिति में चुनाव नतीजों पर मंथन। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर भी चर्चा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कोलकाता में टीएमसी की अहम बैठकें। शपथ समारोह के कारण कल से 2 दिन तक दिल्ली में नो फ्लाई जोन। कई स्तर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स तैनात। हैदराबाद में राजकीय सम्मान के साथ होगा रामोजी राव का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर छोड़ी अमिट छाप। T20 विश्व कप में बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से मात देकर हासिल की लगातार दूसरी जीत। बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हराया। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव जयदेव लाहिड़ी ने प्रेस नोट में कहा कि आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए आम चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 10B के तहत कॉमन चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदनों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का फैसला किया है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार मिलेगी। यहां पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त कर दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। लद्दाख को भी अलग कर बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उपराज्यपाल के हाथों में है। कल यानी रविवार 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीच दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है। आज अमित शाह के आवास पर भाजपा नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। और वहीं लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हो रही बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन हो रहा है। कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीट पर जीत हासिल हुई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर है। इसके अलावा पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। इस अहम विषय पर भी बैठक में मंथन होने की उम्मीद है। और वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी सांसदों और उम्मीदवारों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर और सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश के नारे के साथ पोस्टर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम कोलकाता में अपने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करेंगी। 2019 में बंगाल की 42 सीटों में से तृणमूल ने 22 सीटें जीती थी। इस बार यह संख्या बढ़कर 29 हो गई है। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में पार्टी के इस नतीजों का विश्लेषण किया जा सकता है। बैठक में पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। उन्होंने तीसरी बार डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से भारी मतों से जीत हासिल की है।
और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान होगी। कल 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2014 और 2019 के बाद अब फिर अगले 5 साल के लिए मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, कल रविवार को शाम को राष्ट्रपति भवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसी के तहत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई हैं। उनका विमानतल पर भव्य स्वागत किया गया और ये तस्वीरें आप शेख हसीना के आगमन की देख रहे हैं, जिसमें पारंपरिक अंदाज में भारतीय संस्कृति की झलक को प्रदर्शित करते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भव्य स्वागत किया गया। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनूथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की ये यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में श्रमिकों और स्वच्छाग्रहियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली में देश और विदेश से आने वाले तमाम वीवीआईपी मेहमान इकट्ठा होंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और निषेधाज्ञा लागू की है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हाईवे प्लेटफॉर्मों की उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। तमाम बड़े होटल्स को भी सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। और वहीं राष्ट्रपति भवन में आज चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। 15 और 22 जून को भी यह समारोह नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के कारण यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक शनिवार को रस्मी गार्डों की अदला बदली का समारोह आयोजित किया जाता है। चेंज ऑफ गार्ड एक पुरानी सैन्य परंपरा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन के गार्ड समय समय पर बदले जाते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एन चंद्रबाबू नायडू अपने सलाहकारों द्वारा तय शुभ समय सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा में गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा और अन्य एनडीए सहयोगी दलों के नेता शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि एन चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे या नहीं। 74 वर्षीय नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह दूसरी बार होगा जब वो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वो 1995 से 2004 के बीच संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्य के विभाजन के बाद 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री भी रहे। टीडीपी, जनसेना, भाजपा गठबंधन ने 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का आभार जताया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके अभिवादन की सराहना करता हूं। हमारे प्रतिभाशाली भारतीय युवा, हमारी डेमोग्राफी, नीतियां और स्थिर लोकतांत्रिक राजनीति हमारे सभी पार्टनर्स के लिए कारोबारी माहौल प्रदान करना जारी रखेंगे। इससे पहले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी थी। और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की अध्यक्षता की। माना जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के साथ ही सरकार के सभी विभागों के कामकाज को लेकर भी समीक्षा करना था। लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से महज 33 सीटें ही जीत पाई है। और मध्य प्रदेश के धार से भाजपा नेता सावित्री ठाकुर ने बम्पर वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल को 2 लाख से अधिक वोटों से हराकर वो दूसरी बार संसद पहुंची हैं। सावित्री ठाकुर से बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 29 में से 29 लोकसभा में क्लीन स्वीप किया है और इसमें से धार लोकसभा भी शामिल है। धार लोकसभा से सावित्री ठाकुर हमारे साथ हैं। एनडीए की बैठक हुई, वहां पर भी आप थीं। क्या लगा आपको, किस तरीके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? देखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। 10 साल में जो काम किए हैं वो बड़े सराहनीय हैं और जनता ने स्वीकार किया है कि मोदी जी आगे भी, और हमारा सपना है कि इस देश को 2047 तक विकसित बनाने का वो पूरा होगा। और उसी पे भारतीय जनता पार्टी जो आज काम किया है और आज हम पूर्ण बहुमत 29 की 29 सीटें आई है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जो नीचे लेवल पर जो योजनाएं हितग्राहियों ने और महिलाओं ने जो वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50% का आरक्षण जो पंचायत इकाई से लेके उन आरक्षण दे रखा है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी बंधन बिल पास करके और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी वहां पर विकास को लेकर, और किस तरीके से कुछ खाका तैयार किया आपने आगामी 5 सालों के लिए विकास को लेकर? मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बड़ी गति से काम चल रहा है। रेलवे का जहाँ तक कि मनमोहन सिंह सरकार थी, जब उन्होंने करा था शिलान्यास में थी, अभी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो आने वाली है। दूसरा, हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रहे हैं। और अभी मैंने जैसे बड़ा जिला होने के कारण तो हम एक केंद्रीय पिछली बार मैंने दिया था, पर कुछ सरकारी जानकारियों की कमी के कारण वो नहीं हो पाया। इस बार हम पूरी तरह से उसको कराएंगे। 29 में से 29 सीटें जो है पहली बार बीजेपी मध्य प्रदेश से जीत कर आई है। और धार लोकसभा सीट की बात करें तो विधानसभा में अलग परिणाम थे, लोकसभा में बिल्कुल अलग परिणाम आए हैं। किस तरह देख रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव राष्ट्रहित देश हित के चुनाव होते हैं और इसमें हम लोगों के मोदी जी विश्व के नेता है और मोदी जी को पूरे मानते हैं लोग। और इसलिए मैं मानती हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत स्थानीय मुद्दे होते होंगे। जो इस बार मैं दूसरी बार की सांसद हूँ, सब जानते हैं। और कार्यकर्ता, लोकसभा चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं और जनता ने इस बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। धार में ही भोजशाला है जो कि एक मुद्दा बना हुआ है, उसको किस तरह देखती हैं आप? क्या उसका कुछ निराकरण हो पाएगा, कुछ उसका सोल्यूशन निकलेगा? बहुत सारा निराकरण हो चुका है। अभी आर्कियोलॉजी टीम गई है, उन्होंने सर्वे किया है कि भोजशाला जो वहाँ थी पहले वो कुछ उनका वो था, और आज कोर्ट में हमारा वो लगा है और कोर्ट का डिसीजन बहुत जल्दी आने वाला है और जल्दी डिसीजन आके हम उसका पूरा करेंगे। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट से सांसद सावित्री ठाकुर। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा चुनाव में असम के धुबरी में कांग्रेस के रकीबुल हसन ने एआईयूडीएफ के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। हमारे साथ है रकीबुल हसन साहब और धुबरी से इन्होंने बदरुद्दीन अजमल जैसे शख्स को पराजित किया। पराजित ही नहीं किया बल्कि अच्छे मार्जिन से पराजित किया। सर, आपकी जीत के पीछे का क्या कारण था? कारण तो हिमंत बिश्व शर्मा और बदरुद्दीन अजमल का जब मिले जो आपका साजिश है,
जो कम्युनल एटमॉस्फेयर करके आदमी लोगों को गुमराह कर रहा है, उसका खिलाफ आदमी लोगों ने वोट दिया है। जो कांग्रेस को परफॉर्म करना चाहिए था और ज़्यादा सीटें जीतना चाहिए था, कहाँ कमी रह गई? असम में सबसे बड़ा अच्छा रिजल्ट है। जोरहाट में गौरव गोगोई का रिजल्ट देखा है, ऑल कास्ट कम्युनिटी गौरव गोगोई को वोट दिया है। प्रद्युत पटेल का देखा है। ये माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में माना नहीं, मन गया। हम नहीं, हिमंत बिश्व शर्मा का मन देखिए, वो उसका मालूम हो गया। वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना, जो वेदर देखता है, उसको मालूम हो गया कि उसका चीफ मिनिस्टरशिप जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल का क्या भविष्य रहेगा आसाम में आपसे? उसका नाम हम लेना नहीं चाहते। अभी मत लीजिए, आदमी लोग लेना नहीं चाहते, आप क्यों ले रहे हैं? तो ये थे रकीबुल हसन साहब, जिन्होंने बदरुद्दीन अजमल को हराया, जो काफ़ी स्टालवर्ड्स है असम के, और इनका कहना है कि हम जो परफॉर्मेंस असम में हमने लोकसभा भी किया है, विधानसभा में उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कैमरामैन रवि धीमान के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए आपराधिक न्याय प्रणाली के लागू होने से पहले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक की। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक न्याय प्रणाली की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि नया आपराधिक न्याय प्रणाली दंड नहीं, न्याय के भारतीय मूल्यों पर आधारित है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले में फॉरेंसिक लैब की स्थापना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ट्रायल की भी सुविधा दी जाएगी। 1 जुलाई से आपराधिक न्याय प्रणाली, भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानून लागू होंगे, जिसके लिए कई अधिनियमों, नियमावली, SOP और शासनादेशों में बदलाव होंगे। इसके मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना किसी देरी के इससे संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांस्टेबल, उपनिरीक्षक, इंस्पेक्टर, अभियोजक, जेल कर्मचारी की विधिवत ट्रेनिंग को 30 जून तक पूरा करने के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक करने का निर्देश दिया। नए आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य कानून लागू होगा। डेवलपर कंपनी गिटहब के CEO ने कहा है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी बनने की संभावना है। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले गिटहब के CEO थॉमस डोमके इस समय एक सम्मेलन के लिए भारत दौरे पर हैं। भारत में
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत एक विशाल आर्थिक अवसर के केंद्र में है। भारत ऐसे समय में दुनिया के सबसे बड़े डेवलपर समुदाय का केंद्र बनने जा रहा है जब दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग शुरू हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भारत सबसे आगे होगा। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्य नडेला भी भारत के 2027 तक गिटहब पर सबसे बड़े डेवलपर समुदाय बनने की उम्मीद जता चुके हैं। गिटहब एक डेवलपर प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को अपना कोड बनाने, संग्रहित करने, प्रबंधित करने और साझा करने की अनुमति देता है। भारत इस प्लेटफॉर्म पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है। भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट रखता है। थॉमस डोम के 12 जून को बेंगलुरु में गिटहब कॉन्स्टेलेशन 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। तेलंगाना सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की है। उधर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में रहते हुए रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल कहा जाता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिजनेस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ETV नेटवर्क और इनाडू तेलुगु अखबार भी आता है। कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों को बनाने का श्रेय रामोजी राव को जाता है। और मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके संवेदना प्रकट की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि रामोजी राव गारू का निधन बेहद दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति लाई। उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए। भारत के विकास के लिए रामोजी राव गारू को जुनून था। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। मैं उनके परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति इस कठिन समय में संवेदना व्यक्त करता हूं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया और भारतीय पत्रकारिता और साथ ही साथ भारतीय फिल्मों को बढ़ाने में रामोजी राव का जो योगदान था वो उल्लेखनीय था और महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री ने रामोजी के साथ बिताए गए संस्मरणों को भी याद किया। फिल्म निर्देशक SS राजामौली, संगीतकार MM किरवानी सहित कई हस्तियों ने हैदराबाद फिल्म सिटी में इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को अंतिम श्रद्धांजलि दी। और मीडिया पर्सनालिटी और रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन, ये उन्होंने लिखा कि मुख्यतः पत्रकारिता और सिनेमा के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। इन क्षेत्रों में अनूठी विशेषताओं और परंपराओं को जोड़ने में उनकी अग्रणी भूमिका और उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और अब बात T20 वर्ल्ड कप की। अफगानिस्तान ने T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को 84 रनों के बड़े अंतर से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। आज खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य दिया। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तानी गेंदबाजों के आगे 15 ओवर भी नहीं टिक पाई और 75 रनों पर ऑल आउट हो गई।
और मैच गंवा दिया। अफगानिस्तान के लिए राशिद और फलहक ने 4-4 विकेट झटके। वहीं टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज खेले गए दिन के दूसरे मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की है। वहीं मौजूदा सीजन में यह श्रीलंका की दूसरी हार है। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश ने 19 ओवर में 8 विकेट खोकर 125 रन बनाए और 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज तीसरा मैच नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम 8 बजे यानी कि आज रात 8 बजे शुरू होगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं। आज दोनों टीमों की कोशिश दूसरा मैच जीतकर तालिका में शीर्ष पर काबिज होने की होगी। वहीं ग्रुप स्तर का एक-एक मैच खेल चुकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आज अपने दूसरे मैच में मैदान पर उतरेंगी। टी20 विश्व कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत से अपने अभियान की शुरुआत की थी। वहीं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया मैच बेनतीजा रहा था। आज के मैच में इंग्लैंड की नजर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत पर टिकी होगी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार। सच गया है मंच, आ गया है फैसला। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। दूरदर्शन की एक्सक्लूसिव कवरेज 9 जून 2024 शाम 6 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।